इस क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं द फॉलोइंग डाटा ऑफ ये मगवम्प कंपनी, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर, उसके पास है 15 लाख। कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स 30% मटेरियल, कुछ इस तरह से है, 25% उसके अंदर लेबर है, 10% उसके अंदर ओवरहेड्स हैं, 15% उसके पास फिक्स्ड ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5%। मतलब अगर जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो ये उसकी माफ, और है किसका, ऑफ सेल्स। अगर मैं इसमें हम ये देखें कि इसके अंदर मटेरियल कितना है, तो ले जरा 15 लाख का 30%, 4,50,000, क्योंकि सेल्स का वो परसेंटेज बता रहा है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर उसमें कितनी है, 25% कितना आएगा, 3, और वेरिएबल ओवरहेड 1,50,000, और फिक्स्ड ओवरहेड 2,25,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 75। ये उसने हमें डाटा दे दिया कि आपके पास 15 लाख की सेल्स है और सेल्स की ये परसेंटेज है जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है। आगे वो कह रहा है एवरेज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलो। कहता है रिसीवेबल टेक 2.5 month टू पे। रिसीवेबल का डाटा दे दिया गया, और अगर मुझे रिसीवेबल चाहिए तो मिल सकते हैं यहां से। क्या फार्मूला था रिसीवेबल्स का, फार्मूले दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, आपको रिसीवेबल्स चाहिए, क्या फार्मूला रिसीवेबल्स का, सेल मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन टाइम, ऐसा ही है, ये बात याद है ना। अब पेपर में ये देखना है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम वाला फार्मूला लगा देना है, और अगर डेटर पूछ रहा है तो डेटर वाला फार्मूला लगा देना है। क्वेश्चन के अंदर 15 लाख की सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कलेक्शन टाइम कितना है, 2.5 month, 2.5 month, तो क्या लिखूंगा 2.5 over 12। ये बात याद है, तो फिर आंसर आ, कितना आंसर आ गया 3125। इसका मतलब है हमें डेटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, या वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, 3,12,500। आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल आर इन इन्वेंट्री फॉर 3 month। अच्छा, रॉ मटेरियल के लिए कौन सा डाटा लेंगे, रॉ मटेरियल के लिए ये 4,50,000। देखो ना फार्मूला क्या है, फार्मूले याद है सारे या भूल भुला गए। देखें, आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या एक दफा मैं साइड पे लिख देता हूं। डेटर में पहले तो डेटर का फार्मूला लिखा है कलेक्शन टाइम का, डेटर कलेक्शन पीरियड। इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिन है तो 365, मंथ है तो 12, और अगर वीक है तो 52। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डेटर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, डेटर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, तो मेरे पास ये जो सेल्स हैं ये इधर आकर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और ये जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये मेरे पास आ जाता है 30 डेज, यही होगा ना इसका आंसर, डेज में, मंथ में या वीक में। तो मैं अगर डेटर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो देखिए मेरा जो फार्मूला बनेगा ना, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय ये 365, 12 या 52, सपोज दैट 365। तो ओरिजिनल फार्मूला बन गया सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 365।
अगर मुझे कलेक्शन पीरियड चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा, अगर मुझे कलेक्शन पीरियड से डेटर्स चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा। सेल्स को मैं डेज ओवर 365 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, या वीक ओवर 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मंथ ओवर 12 से मल्टीप्लाई, मेरे पास डेटर आ जाएगा। सेम सारी चीजें वही हैं। कह रहे हैं कि अभी चाहिए सामान, तो साजिद में देना था नसीबी वालों, तो इसके बाद वो इधर मरियम स्टॉक पे है जिससे मतलब ये कॉलेज वाले मंगवाते हैं ना ये चीज़ें, तो वगैरह उससे जाके ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पट्टा वगैरह भी करीब कोई नहीं है, ऊपर से रिक्शा जो रेट वो कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, उनको कह देना। हाँ मैं उनको कुछ बता। हाँ जी, अब जरा मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब जरा खामोशी इधर, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। मुझे ये देखना है, मुझे डेटर के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए, मेन तो ये दो ही है ना। फिर मेरी लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। अब वो कहता है रिसीवेबल के 2.5 मंथ है, सेल्स गिवन है, तो यहां से हमें एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। आपके पास रॉ मटेरियल है, उसका टाइम कितना है 3 मंथ। यहां पर रॉ मटेरियल की वैल्यू गिवन है, परचेज होगी या कंज्यूम्ड होगी। ये रॉ मटेरियल जो गिवन है या परचेज होगा या यूज्ड होगा, तो आपको पता है हम वही तो वैल्यू लेते हैं रॉ मटेरियल, वो जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरर के लिए अलग से लिखवाया था, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड्स का। तो इसमें क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल का ये था मेरे डेटर्स, मैं रॉ मटेरियल का लिखने लगा जी। रॉ मटेरियल में क्या आएगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय मंथ है 3/12, कितनी वैल्यू आ गई 1125. इतना पैसा रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल के लिए, इतना पैसा रिक्वायर्ड है रॉ मटेरियल के लिए। उसके बाद आ जाए फिनिश वर्क इन प्रोसेस। कहता है वर्क इन प्रोसेस रिप्रेजेंट 2 मंथ, हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। 2 महीने टोटल लगते हैं, लेकिन चीजें कितनी बन गई अभी हाफ। अभी वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या आता है, वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हाँ जी, मटेरियल में क्या आएगा जी, मटेरियल 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5/12। लेबर की अमाउंट कितनी निकाली थी हमने 375,000। लेबर की कितनी अमाउंट निकाली है, अच्छा मैंने 1/5/12 क्यों लिखा, हाफ है। जितनी चीजें, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस आपको 80% कंप्लीट है, 20% कंप्लीट, या सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टोटल अमाउंट ले लो मल्टीप्लाई बाय 50% कर दो, हाफ कंप्लीट है ना। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप पूरा टाइम ले लें मटेरियल का, जो इन प्रोसेस में चीज पड़ी है, आप चाहे 3/12 ले लो, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 50%, 2 मंथ है 1/12, 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 50%। आगे लेबर कितनी है 375,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 50%। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 150,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 50%। ये हमारे पास आ गया, जो मटेरियल हमारा इन प्रोसेस में रहेगा उसमें हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी। बताया जी मटेरियल कितना आ गया, कितना 37500 3125 12500।
ये उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के लिए कितना टाइम है? रिप्रेजेंट 1 month ऑफ द प्रोडक्ट। सर वैसे तो आप फिनिश गुड्स में क्या होता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। आई कैप ने क्या किया हुआ है? आई कैप ने तो नहीं किया हुआ, ये एसीसी का क्वेश्चन है। आई कैप में तो सवाल ही दो आए हुए हैं जो पास पेपर के आपने देखे हैं। ये जो वैल्यू है बाकी अमाउंट पूरी पूरी है ना? इसके अंदर क्या हो रहा है? 453.75 ये कितनी है? 550,000 थी, 150 और लास्ट वाली 75। चले ये जो अमाउंट है इन तीनों को प्लस करें कितना आता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 975। उसने क्या किया? इन तीनों को प्लस करके फिनिश गुड्स की मटेरियल पर वो टाइम अप्लाई कर। अब चाहो तो जैसे वर्क इन प्रोसेस को किया है ना, वर्क इन प्रोसेस को आपने किया 50% और इसको क्या 50% करोगे? ये जो पूरा पूरा लिखी हुई अमाउंट पूरी पूरी हम लेंगे। तो फिनिश गुड्स में कितना पैसा आपको चाहिए? 975 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना? 8125 इतना पैसा आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अगर मैं इसको अलग अलग करके बताऊं, ये जो अमाउंट लिखी हुई है 375,000 ये वो पैसा है जो आपका वर्क इन प्रोसेस में लग के पड़ा होगा। इतना पैसा चाहिए जो इन प्रोसेस में होगा। 81250 चाहिए जो आपका फिनिश गुड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, और 112500 चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। मतलब खरीदोगे तो सारे रॉ मटेरियल, कुछ स्टॉक में पड़ा होगा, कुछ इन प्रोसेस में होगा और कुछ तैयार हो जाएगा। तो टोटल आपको ये पैसा चाहिए यहां तक। ये सारे स्टॉक को प्लस कर दें, मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड्स का। 275,000 और ये आपको 3,12,500 और 2,75,000 रुपया चाहिए टोटल स्टॉक और डेटर के लिए। इतना पैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा जो आप जिसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखने जा रहे हो। अच्छा, इसमें मैंने अलग अलग क्यों करवाया? इसका भी तो इकट्ठा कर सकते थे। अलग अलग करवाने का मकसद, पेपर में ये सवाल आ सकता है कि जो आपका वर्क इन प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इतने % कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू लेबर इतने % कंप्लीट है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है प्रोसेस अकाउंट के अंदर कि फिर जितने % कंप्लीट होगा जो प्रोसेस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाए जी, क्रेडिट इज टेकन। रॉ मटेरियल के लिए 2 महीने की उधार होती है। डायरेक्ट लेबर को पेमेंट करने के लिए 1 वीक है। वेरिएबल ओवरहेड पे करने के लिए 1 महीना है। फिक्स्ड ओवरहेड पे करने के लिए भी 1 महीना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे करने के लिए आधा महीना है। अब ये वाला किस चीज की बात कर रहा है? क्रेडिटर्स की, पेमेंट्स की। मतलब ये लोग हमें इतने दिन का उधार दे देंगे, या इतने, हाँ उधार दे देंगे इतने दिनों का, और पैसे हम फाइंड कर लेते। मतलब लेबर 1 हफ्ते का टाइम दे देगी हमें कि भाई 1 हफ्ते तक आप पैसे अरेंज ना करो। कितने ना अरेंज करो वो फाइंड कर लेते हैं। ऐसा होता है ना कि हम खरीदने जाते हैं, वो कहता है यार बाकी पैसे महीने बाद दे देना। भाई अब आपको कितने देने हैं और कितने का उधार करोगे? तो हमने कौन से फाइंड करने हैं, जो अभी देने हैं या जितने की उधार करवानी है? जितने की उधार करवानी है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो हम अरेंज कर लेंगे। तो मटेरियल के लिए 2 महीने। अब आ जाता है पेमेंट, पेबल्स। मटेरियल के पेबल किस क्या लेंगे? मटेरियल परचेज लेते हैं और ऊपर लेते हैं मटेरियल यूज्ड। ऊपर लेते हैं मटेरियल यूज्ड, यहां पर लेते हैं मटेरियल परचेज। लेकिन क्योंकि एक अमाउंट गिवन है तो फिर जो गिवन है वही ले लेंगे। 4,50,000 थी, मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने,
2 बाय 12 75,000। लेबर 375,000 थे। कितने दिनों का उधार? एक हफ्ते का। अच्छा आप कहेंगे सर आपने 152 क्यों नहीं लिखा, 150 क्यों लिखा है? क्योंकि उसने कहा है नंबर ऑफ वीक्स 50 लेने हैं, क्वेश्चन के अंदर खुद बताया है। यहां पर देखिए वो कहता है कि आपने एक साल के अंदर 50 वर्किंग वीक्स लेने हैं, तो इसलिए मैंने 52 की बजाय 50 लिया। ना बताया होता तो फिर 52 ही लेता। 7500 वेरिएबल ओवरहेड, और उसके लिए उधार कितने दिनों की है? 1 मंथ। 1 बाय 12 12500। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए 2 to 5 तक उधार कितने महीनों की है? 1 बाय 12 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 75,000 और उधार कितने की है? 3120 नहीं है। ये हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, ये हमारे पास अमाउंट आ रही है जनाब, ये वो पैसे हैं जो हमें उधार मिल जाएगी। आपको टोटल ये पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए सेल करने के लिए, इतने पैसे चाहिए स्टॉक के लिए, और इतने पैसों की उधार पे काम हो जाएगा। कितनी उधार मिल रही है आपको? 116875 687 वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। 470,625 दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो, कितना? 470,625। तो जनाब 4,70,625 रुपए आपको स्टिल चाहिए। 1,16,875 आपको उधार मिल जाएगी, दिन भी उन्होंने बता दिए। तो आपको काम शुरू करने के लिए 4,70,625 रुपए चाहिए। अब आप डिसाइड करोगे, बॉन्ड इश्यू करो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लो, सप्लायर के पास वापस जाकर जाओगे या थोड़ी और उधार दे दो, लेबर का महीना तरला कर लो, मतलब जो भी आपने करना है 4,70,000 एट द स्टार्ट आपको चाहिए। ये पैसे भी चाहिए, ये पैसे भी चाहिए आपको, लेकिन ये चंद दिनों के बाद, कोई 2 महीने बाद चाहिए, कोई 1 हफ्ते के बाद चाहिए, कोई 1 महीने के बाद चाहिए, लेकिन ये वो पैसे हैं जो अभी आपके पास होने चाहिए। आपका काम शुरू हो जाएगा, फिर जैसे जैसे आगे काम कंप्लीट होता है, सेल परचेज शुरू हो जाती है, काम आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है ना, तो फिर कैश फ्लो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इंस्टेंटली जो आपको पैसे चाहिए वो 4,70,625 रुपए चाहिए। आप देखो इसमें होगा क्या, ये पैसे ले लोगे और बाकी उधार करवाओगे तो आपके पास ये पैसे अरेंज हो जाएंगे, फिर आप सेल भी कर लोगे, जो आपका इन प्रोसेस में पड़ा होगा वो भी हो जाएगा, और जो आप क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो वो भी हो जाएगा। मेन क्या करना है, जितने एसेट्स आ रहे हैं ना, करंट एसेट्स, उनकी वर्किंग कर लो, और जितनी करंट लायबिलिटीज आ रही हैं उनकी वर्किंग कर लो, आपस में माइनस करो, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। आपको पता है ना, अगर नेट वर्किंग कैपिटल का चाहिए तो उसका फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके की बात। अच्छा ये सवाल तो ACCA का है, और ये सवाल अगर ICAP की नजरों में आया ना तो लाजमी देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ICAP ने कहीं ना कहीं से सवाल उठाना है, और उसके पास ACCA के अलावा ना कोई है ही नहीं। हाँ ये CA फाइनल के अंदर भी है, BFD के अंदर भी टॉपिक है, तो वहां से भी वो कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन वहां भी यही चीजें सारी हैं। बाकी कॉमन सेंस अगर आपको ये थोड़ा सा टॉपिक समझ लग गया तो हर सवाल आप कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत है चौथा, या ये हो गया था? नहीं किया था? हो गया था, दिया था दूसरा तीसरा, मुझे याद है पहला लेक्चर जब हुआ था ना, पहले लेक्चर के बाद मैंने ये सवाल दिए थे, हो गया था। अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अच्छा जो बैड डेट्स अगर आ जाए, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाए, उसका क्या करोगे? अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाए तो क्या उसको डेटर में माइनस करोगे या प्लस करोगे?
अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाए तो देखें, आपको डेटर में इन्वेस्टमेंट चाहिए सपोज है 10,000, हमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जी इतने डेटर्स में इतना पैसा अरेंज करना है, और वो अगर बैड डेट्स आ जाए तो वैसे तो उसको कहते हैं कि जी पहले ही आप नेट कर लिया करो, डेटर्स को पहले नेट करके फिर आप जो भी एक कंटिजेंसी है वो ऐड करते हैं। बल्कि आप ऐसा किया करो कि नेट करने की बजाय ना जो ये कंटिजेंसीज होती हैं, जैसे अलाउ 20% ऑफ कंटिजेंसीज, इसका क्या करना है, जितना आपको चाहिए ना उसमें 20% ऐड कर दो कि मजीद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कवर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी, वैसे हमारे सिलेबस में ये नहीं है, अगर क्वेश्चन के अंदर 10%, 2%, 5% कंटिजेंसी गिवन है तो जितना आपको फाइनेंस चाहिए ना उसमें उतने परसेंट ऐड करके लिख दें कि इतना ऊपर नीचे हो जाए तो कवर हो जाएगा। मैं आई कैप के क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो आई कैप ने सवाल दिया हुआ है। बाकी तो ये जो जितने भी सवाल हैं ये आपने खुद करने हैं और हो जाने हैं। ये पेपर में सवाल आया हुआ है जनाब 10 नंबर का, 3, 4 और 3। सबसे पहले वो कहते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल बताएं फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का कैश ऑपरेटिंग साइकिल बताना है। फिर वो कहते हैं वैलिडेट सीएफओ व्यूज रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ डीएल डज नॉट फॉलो इंडस्ट्री एवरेज रेशियो। डीएल फॉलो द इंडस्ट्री एवरेज रेशियो, मतलब हमने दोनों की रेशियो फॉलो करनी है, दो दफा सवाल करना है। जिसका वर्किंग कैपिटल कम आएगा वो हम सजेस्ट कर देंगे कि जी इसका ये ज्यादा बेस्ट रेशियोज है। List down any two action of the management to make reduce the length of cash operating cycle. Also mention any two risk associated with those action of the management. कमाल का सवाल है सिर्फ 3 नंबर का। आपको ये सवाल लग रहा है ये बहुत मजे की चीजें हैं। पहली बात, लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम करने के मैंने आपको 4 तरीके बताए हुए, अभी नहीं बताया, रेशियो एनालिसिस के अंदर बताए थे। आपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम करना है, मतलब डेटर के एवरेज कलेक्शन पीरियड कम करना है, होल्डिंग पीरियड कम करना है और सप्लायर ज्यादा करना है, राइट। डेटर कैसे काम करते हैं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दो, नंबर 1। उसके बाद उन लोगों को निकाल दो जो डिफॉल्टर है, नंबर 2। उसके बाद मैंने कहा था कि आप इन्वेंट्री से कैश डिस्काउंट नहीं ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करो, आपका होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। Effective selling policies, bargaining with the supplier to extend the credit, ये वो चीजें हैं जो आपके लेंथ को कम कर सकती हैं। दोबारा डेटर के लिए फिक्स कर लो एक ही ऑफर कैश डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, डन। दूसरा, एलिमिनेट दोज डेटर्स जिनका रिकॉर्ड खराब है या डिफॉल्टर है, स्ट्रिक्ट सेलिंग पॉलिसीज, कम हो जाएगा। इन्वेंट्री के लिए सबसे पहला ऑफर ट्रेड डिस्काउंट या रिड्यूस सेलिंग प्राइस, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो, क्वालिटी इंप्रूव कर दो, ये 2-3 बातें। आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर कर दो, ठीक है। और सप्लायर के लिए तो एक ही है। ये तो सवाल का जवाब सबको आता था। मसला ये था आल्सो मेंशन्ड एनी टू रिस्क एसोसिएटेड दोज एक्शन। मैं बार बार आपको ना ऑडिट की एग्जांपल इसलिए देता हूं तो हर सवाल के अंदर, क्योंकि यहां पर ये इमटेरियल, देखो इसमें 3 नंबर है, 7 नंबर आप पहले कवर कर चुके हो, 3 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट के अंदर सारे के सारे नंबर इस बात के होते हैं कि उसने पूछा क्या है। अब उसने क्या कहा है, आपने जो रिजल्ट लिखी है ना उसका रिस्क भी बताओ। आपने कहा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, आपने ये भी कहना है कि इट विल रिड्यूस द रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू। अगर आप कैश डिस्काउंट ऑफर करोगे तो ये रिस्क है ना कि आपका ओवरऑल रेवेन्यू कम हो जाएगा। आप स्ट्रिक्ट सेल पॉलिसीज अपनाओगे, आपका सेल कम हो जाएगी। आप सप्लायर से ज्यादा एक्सटेंड लेते हो टाइम की तो आपकी क्रेडिट रेटें खराब हो जाएगी, आपकी क्रेडिट वर्थ खराब हो जाएगी। आप सेलिंग प्राइस रिड्यूस करोगे, आपकी जीपी रेशियो कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कम करने से हमारी जीपी रेशियो कम हो जाती है, जो ओवरऑल बैड इफेक्ट यानी हमारे रेशियो के ऊपर पड़ जाएगा। जो ऊपर लिखा उसका एक्शन लिखने के इसका रिस्क क्या है, ये नहीं कि रिस्क अपनी मर्जी के लिख दो,
और एक्शन ऊपर वाली जो वो अपनी मर्जी के लिख दो। कहते हैं जो आपने दो ऊपर लिखी है ना उन दोनों के रिस्क भी लिख दो। तो जो आपको आसानी से लगती है, जैसे आप कैश डिस्काउंट ऑफर करोगे ना, नो डाउट पैसे जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन आपका ओवरऑल रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रिक्ट सेलिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करोगे, आपकी ओवरऑल सेल कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कस्टमर कम हो जाएंगे, मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस रिस्क लिखना है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करोगे, इट विल बी रिड्यूस द ओवरऑल रेवेन्यू एंड जीपी रेशियो। और सप्लायर का तो एक ही है, एक्सटेंडेड टर्म्स हैं तो क्रेडिट रेटिंग खराब होते हैं। ये उसने सवाल पूछा था। अब देखिए, हो सकता है जिसने लिखा हो उसके स्पेलिंग या कुछ गलत हो, लेकिन जिस बंदे ने इस तरह के लिखने की कोशिश की होगी ना, आई कैप उसको पास कर देगा। आपके ख्याल में ये जो सवाल पेपर में आया होगा, ये बात तकरीबन 99% बच्चों की गलत होगी या इग्नोर होगी। अब इसके जाकर एग्जामिनर के कमेंट्स तो पढ़ना। हम सवाल करने के आदी होते हैं, हम इसको ना एंजॉय नहीं करते। तो ये बहुत मजे के टॉपिक्स होते हैं। मेन हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाना है तो हाउ टू मैनेज द फाइनेंस, और आपने बनना ही सीएफओ है। तो सीएफओ का तो मतलब यही है फाइनेंशियल ऑफिसर। तो हर जगह जहां पर फाइनेंस की हेर फेर करनी है वो आपके थ्रू ही होनी है। मैनेज कैसे करना है, अरेंज कहां से करना है, कम कहां पर करना है, ज्यादा कहां पे लगाना है, ये सब आपके काम है। चलिए जी, बाकी सवाल ये बहुत आसान है। वर्किंग कैपिटल साइकिल का फार्मूला तो आता है ना। उसने कहा, यानी इसमें भी थोड़ा सा उसने ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। डिकोर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द सेलिंग होम डेकोरेशन आइटम्स। एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसने यहां पर परचेज नहीं बताई, फिर कॉस्ट ऑफ सेल ही आपकी परचेज है। Again, the management DL is concerned over increasing working capital requirement that is centrally managed through bank overdraft facility. सवाल देखो, कहता है वो अपना वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाह रहा है और उसके लिए वो क्या चाहता है कि ओवरड्राफ्ट ले लेगा। As per arrangement with the bank, DL has overdraft limit 10 million. अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 मिलियन है या उससे कम है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर तो मुश्किल है। आगे देखो, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोजेक्टेड दैट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड इंक्रीज बाय 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। दिस वुड रिजल्ट इन इन्वेंट्री इंक्रीज, डेटर इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज। नया डेट आ गया, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सब कुछ गिवन है, बस मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग करते जाएंगे। नया डेट आ गया। अच्छा, नया डाटा आ गया, वहां पर आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हो। नए डाटा से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हो। कोई डेटर गिवन है, स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, उनको आपस में माइनस कर देंगे प्लस करके। अगर वो 10 मिलियन से ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे जी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से काम, और अगर 10 मिलियन से कम आ गया चल जाए। समझ लगी? आगे वो कहता है द सीएफओ इज द व्यू दैट डीएल वुड नॉट बी एबल टू मैनेज इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विद इन द बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। वो कहता है नहीं होना। वैसे चेक करो हो रहा है या नहीं हो रहा। 30-20-10 है इन्वेंट्री, डेटर और क्रेडिटर। इन्वेंट्री 30 है, 1.30 कर दो। डेटर्स 20 है, मल्टीप्लाई 1.20 कर दो। क्रेडिटर्स 10% है, मल्टीप्लाई 1.10 करके ऊपर वाले दोनों प्लस, नीचे वाला माइनस। 30-20-10 इन्वेंट्री, डेटर और क्रेडिटर्स। पहले कितना था? 6000 मल्टीप्लाई बाय 1. कितना? 7800, 9000, 41 माइनस होगा। बताओ कितनी रिक्वायरमेंट है? 1262। इसका मतलब वो सही कह रहा है बेचारा। हमें कितना चाहिए? 12420 तो चाहिए, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी अवेलेबल? 10000। ठीक होगी बात? आगे वो कहता है आप ऐसा करो, CFO is the view that DL would not be able to manage its working capital requirement within the bank overdraft limit. He has suggested that DL should take certain action to follow the industry average ratio which is given below. कहते हैं उसने कहा कि आप ना ये रेशियो इस्तेमाल कर लें। क्या?
इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम 50 दिन कर दें। अच्छा मुझे बताओ 50 दिन से आप एवरेज डेटर फाइंड कर सकते हो? 50 दिन भी बताए हैं और सेल्स भी बताई है, एवरेज डेटर आ जाएंगे। ट्रेड डेटर्स कलेक्शन पीरियड 45 कर दो, हो जाएगा। और ट्रेड क्रेडिटर्स पेमेंट और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, इससे आपके पास डेटर स्टॉक और पेबल आ जाएगा। फिर उसका लगाएंगे, उस पर प्लस माइनस करेंगे, वो देखेंगे कि वो बेचारा ठीक कह रहा है या नहीं। अगर वो 10 मिलियन से कम आता है वो ठीक कह रहा है, अगर 10 मिलियन से ज्यादा आता है उसके बाद वो कहता है पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल फाइंड करना है। अगले ऑपरेटिंग साइकिल कैसे आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला क्या होता है, और इसी को प्लस माइनस करना है। ये दो तरह का हो सकता है, ये तो उसने कहा है ना सीएफओ ने, ऊपर वाले का भी फाइंड हो सकता है। सेल्स गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, कलेक्शन पीरियड आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर वो कहता है दूसरा, कहता है डीएल डज नॉट फॉलो, कहता है वैलिडेट सीएफओ व्यू रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर डीएल डज नॉट फॉलो द इंडस्ट्री वर्किंग कैपिटल रेशियो तो 12,000 कुछ आ रहा था। अगर ये रेशियो इस्तेमाल करता है, हम करके देख लेते हैं। होल्डिंग इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम है ना, ये किस पे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी गिवन है, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो अगले साल के लिए हम ना 15% बढ़ गई तो कितना आता है 5250। चलो जो भी आएगा, आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है भला, 50/365 से। फिर डेटर्स के लिए सेल मल्टीप्लाई बाय 45/365 के लिए, क्रेडिटर के लिए कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 30/365। इसको हम हल करेंगे तो यकीनन ये 10 मिलियन से कम आएगा, तो हम उसे कह देंगे कि भाई जो सीएफओ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ये, तो दोनों से हम फाइंड कर लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम वो लिमिट पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जनाब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसमें एक छोटी सी बात है, वो हम सैटरडे को पहले वो करवा के फिर हम आगे जाएंगे। छोटी सी बात क्या है, वो करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, बल्कि वो मेरे ख्याल में मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो एक दफा पढ़ लेना तो आपका हो जाएगा। तो मंडे को